हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक इंडियन पॉलिटी का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर करने वाला हूँ। और इस टॉपिक में हम थोड़ा बहुत लॉ की बात करेंगे, सीआरपी से रिलेटेड, जो क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड होता है 1973 में बना था। और इसके साथ साथ हम सुप्रीम कोर्ट की कुछ वर्डिंग्स के बारे में बात करेंगे। ये जो आज का जो टॉपिक रहेगा ये रहेगा नेशनल एंथम पे खड़ा होना ज़रूरी है या नहीं है। ये मतलब ये बहुत ही ज़्यादा आज की डेट में मैं बताऊं कि एक ट्रेंडिंग सा है कि आजकल सिनेमा हॉल्स में नेशनल एंथम प्ले करा जाता है और उसके मूवीज स्टार्ट होने से पहले और सब लोग नेशनल एंथम के टाइम पे अपना अपना स्टैंडिंग पोजीशन पे रहते हैं। ठीक है, उस टाइम पे एग्जिट और एंट्री गेट्स भी बंद किए जाते हैं सिनेमा हॉल के। तो ये वर्डिक्ट्स कहाँ से आई, कैसे आई, कहाँ से इसकी रूलिंग आई, सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा, और रिसेंटली अभी एक केस हुआ है श्रीनगर में नेशनल एंथम से रिलेटेड। तो आज हम इस वीडियो में उसके बारे में पढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं। के न्यूज़पेपर में जो एक इस नेशनल एंथम से रिलेटेड जो न्यूज़ थी उसकी हेडिंग क्या थी? स्टैंडिंग अप फॉर नेशनल एंथम, व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड। नेशनल एंथम में खड़े रहने के लिए मतलब ऐसा क्या जरूरी है और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इसके बारे में क्या कहा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन श्रीनगर हैज सेंट 11 men to jail after they were detained for allegedly not for rising national anthem at an event। अब हुआ क्या, एक इवेंट चल रहा था गवर्नमेंट का, वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर भी प्रेजेंट थे श्रीनगर के। तो उस टाइम पे जब नेशनल एंथम बजाया गया तो जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे उसमें से कुछ लोग थे जो नेशनल एंथम के टाइम पे खड़े नहीं हुए, उनको डिटेन कर दिया गया, फिर उनको उसके बाद जेल भेज दिया गया। ठीक है, तो इस केस में क्या रहता है, सेक्शन ऑफ लॉ। तो कौन कौन से उनके ऊपर सेक्शंस लगाए गए, तो सबसे पहले जो लगाया गया वो सेक्शन 107 सीआरपीसी 1970। सीआरपीसी होता है क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड। जब किसी भी एक एक्यूज को कोई पुलिस ऑफिसर जब डिटेन करता है या पकड़ता है या इंक्वायरी के लिए बुलाता है या कुछ भी मतलब पकड़ लेता है उसको, तो उसके बाद जो प्रोसीजर रहता है कोर्ट का, उस प्रोसीजर वो जितने भी प्रोसीजर चलते हैं वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो सेक्शन 107 क्या कहता है, पावर्स टू एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर्स है, वो हम पढ़ेंगे आने वाली स्लाइड्स में। ठीक है, और उसके साथ साथ इनके ऊपर सेक्शन 151 ऑफ सीआरपीसी भी लगाया गया था। वो क्या पावर्स देता है, पावर्स टू पुलिस ऑफिसर। तो एक पावर मजिस्ट्रेट के पास है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास है, एक है पुलिस ऑफिसर के पास है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड। सेक्शन 107 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या कहता है, इट अलाउज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट टू आस्क एनी पर्सन। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किसी भी पर्सन को या इंडिविजुअल को पूछ सकता है जिसने पीस डिस्टर्ब करा है या कोई भी न्यूसेंस क्रिएट करा है या कुछ भी मतलब पब्लिकली वो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है या रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है, कि क्या पूछता है, बताओ कि ऐसा क्या रीजन है, कोई ऐसा कोई रीजन दो कि वाई वी शुड नॉट बी ऑर्डर टू एग्जीक्यूट बॉन्ड, कि हम लोग आपसे एक बॉन्ड ना साइन कराए 1 साल के लिए कि आप शांति बनाए रखेंगे, ऐसा आप हमें रीजन दीजिए। ठीक है, तो अलाउज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट टू आस्क एनी पर्सन जिसने भी न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है टू शो कॉज व्हाई ही शुड नॉट बी ऑर्डर्ड, क्यों नहीं ऑर्डर करें टू एग्जीक्यूट बॉन्ड फॉर कीपिंग द पीस 1 year। ठीक है, तो इसमें आपको रीजन देना पड़ता है। ठीक है, अगर नहीं दिया गया तो फिर आपको बॉन्ड साइन कराया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सेक्शन 151 सेक्शन 151 ऑफ सीआरपीसी क्या कहता है, इट अलाउज अ पुलिस ऑफिसर हु नोज ऑफ अ डिजाइन टू कमिट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस टू अरेस्ट विदाउट ऑर्डर। ठीक है, तो ये पुलिस ऑफिसर को एक पावर देता है, जो भी कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है तो उसको मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स के बिना कैसे अरेस्ट किया जाए। ठीक है, तो ये उसको पावर देता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट एन इंडिविजुअल विदाउट वारंट। विदाउट वारंट किसी भी इंडिविजुअल को पुलिस अरेस्ट कर सकती है अगर उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस मींस क्राइम
सपोज मर्डर किया है, रेप करा है और ऐसे हीनियस क्राइम करे हैं, तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस में आता है, फॉल करता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट एन इंडिविजुअल विद वारंट। आपको पुलिस को वारंट की नीड रहती है मैजिस्ट्रेट से कि आपको अरेस्ट करे। और क्राइम कौन से, बहुत ज्यादा हीनियस क्राइम नहीं होते, डिफेमेशन का हो सकता है, चीटिंग का हो सकता है, फ्रॉड का, कुछ भी क्राइम हो सकता है, फॉर्जरी वगैरह, ठीक है। तो ऐसे क्राइम्स होते हैं। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ज्यादा हीनियस क्राइम्स नहीं होते, कॉग्निजेबल ऑफेंस हीनियस क्राइम होते हैं, ठीक है। अब इस आर्टिकल में एक लीगल वर्ड और था, बाउंड डाउन। बाउंड डाउन का मतलब क्या होता है, रिक्वायर्ड टू अपीयर बिफोर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और द कोर्ट ऑन अ गिवन डेट। आपको अपीयर होना पड़ता है या तो आईओ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसके सामने या कोर्ट के सामने, ठीक है। दिस एक्सप्रेशन इज यूजुअली यूज्ड इन कोर्ट ऑर्डर्स टू इंडिकेट दैट एन अक्यूज्ड इज बाउंड बाय श्योरिटी और पर्सनल गारंटी टू अपीयर। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये ज्यादातर कोर्ट वगैरह में उनकी लैंग्वेज में यूज किया जाता है कि जो भी एक्यूज्ड है वो बाउंड है एक श्योरिटी से, गारंटी से कि आपको प्रेजेंट होना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अब पढ़ते हैं। अब श्रीनगर वाला केस आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक केस हुआ था 1986 में, बिजॉय इमैनुअल केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट इन बिजॉय इमैनुअल and others versus state of Kerala and others held that forcing to sing national anthem violated their fundamental right to religion under article 25 of the Indian Constitution। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर किसी को हम फोर्सफुली नेशनल एंथम के लिए सिंग करने के लिए, गाने के लिए कह रहे हैं, तो उनका फंडामेंटल राइट 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट होता है, और वो कहता है राइट टू रिलीजन, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में उनको अलाउ कर दिया था कि आप नेशनल एंथम गाइए मत। आप उस टाइम पे क्या था, जो बिजॉय इमैनुअल थे और इसके दो भाई और थे, इन्होंने क्या करा, नेशनल एंथम में खड़े तो हो गए थे एक स्कूल के टाइम पे, नेशनल एंथम हो रही थी, खड़े तो हो गए थे, लेकिन उस टाइम पे गा नहीं रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला गाना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये वायलेट कर रहे हैं अगर आप फोर्सफुली किसी से नेशनल एंथम गाने के लिए बोल रहे हो, तो ठीक है। तो आर्टिकल 25 वायलेट हो जाता है, राइट टू रिलीजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एज चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू द मिलेनियन क्रिश्चियन सेक्ट, तो वो क्रिश्चियन थे इस वजह से हो सकता है कि वो नहीं गा रहे हो, ठीक है। हु डिड नॉट ज्वाइन नेशनल एंथम एट द स्कूल, तो वो खड़े हुए थे लेकिन वो गा नहीं रहे थे, जैसे मैंने आप लोगों का। अब इसके ऊपर भी एक कानून बनाया गया था 1971 में, अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर्स। नेशनल ऑनर्स मीन्स नेशनल एंथम है, नेशनल फ्लैग है, नेशनल बर्ड है, नेशनल एनिमल है या नेशनल एम्बलम है, ये नेशनल ऑनर्स है। इनके अगेंस्ट में अगर कोई भी डिसरिस्पेक्ट या कोई मतलब उसको हार्म कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट में इंसल्ट कर रहा है, तो उनके अगेंस्ट में कुछ प्रोविजंस है कि उनको कैसे पनिश किया जाए, ठीक है। तो सेक्शन 3 क्या कहता है, आप अगर इनको इंसल्ट कर रहे हैं तो आपको जेल हो सकती है 3 साल तक, और उसके ऊपर फाइन भी हो सकता है, ठीक है। तो जेल होगी या फाइन हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, उस टाइम पे क्या है, क्या सर्कमस्टांसेस है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, अब मैं आपको उस केस के बारे में बताने वाला हूं कि जिस केस की वजह से आज सिनेमा घरों में, सिनेमा हॉल्स में मूवी से पहले नेशनल एंथम प्ले किया जाता है, ठीक है। तो श्याम नारायण चौकसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में क्या हुआ था, ये 2016 में केस था, 2016 केस था, इसका जजमेंट आया था 9 जनवरी 2018। प्लेइंग ऑफ नेशनल एंथम प्रायर टू स्क्रीनिंग ऑफ द फिल्म्स इन सिनेमा हॉल्स इज नॉट मैंडेटरी बट ऑप्शनल। जब तक ये 9 जनवरी 2018 पे जजमेंट नहीं आया था, एक इंटरिम ऑर्डर पास किया गया कि मैंडेटरी था, लेकिन फाइनल जजमेंट में क्या हुआ कि ये मैंडेटरी नहीं है, इट्स एन ऑप्शनल, कि आपको प्ले करना है या नहीं करना है, ठीक है। बोथ एग्जिट एंड एंट्री गेट्स विल बी क्लोज ड्यूरिंग द प्लेइंग ऑफ नेशनल एंथम। एग्जिट और एंट्री गेट बंद रहेंगे, ना कोई आएगा ना कोई जाएगा, क्लियर। आई होप मेरी आज की जो वीडियो है काफी इंफॉर्मेटिव थी और आप लोगों को अच्छी भी लगी होगी। तो प्लीज सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।